friends, welcome back to channel. Today's topic is steps in financial planning. We have already discussed 3 topics of the chapter financial planning. We have discussed the concept of financial planning कि financial planning का concept क्या है. Second topic जो हमने discuss किया वो क्या था, the features of द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फीचर्स तो क्योंकि आपको फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ गए होंगे, कोई स्पेसिफिक अलग से वीडियो मैंने नहीं बनाया रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. वो फर्स्ट वीडियो जिसको समझ में आया है वो फीचर्स जिसको समझ में आ जाएंगे. सेकेंड टॉपिक था हमारा द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था थर्ड टॉपिक पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इन विच वी हैव डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ प्लान, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स. सो द फोर्थ टॉपिक एंड द टुडेज टॉपिक इज स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग. टोटल 4 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है. तो चारों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे. पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर दूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो 3 मेजर कंसर्न्स थे, द प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, उन्हीं को थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 मेजर चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, देन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, देन फाइनेंशियल प्रोसीजर को एक हमें फ्रेम करना है सो दैट मोर क्लैरिटी अमंग द सबऑर्डिनेट्स आ सके, एंड द लास्ट हमें स्कोप रखना है फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये जो है 4 मेजर स्टेप्स रहेंगे हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल, ठीक है. सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म. द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. Short term financial objectives are mainly concerned with the management of working capital and ensuring the proper liquidity of funds, and in the long term financial objectives mainly concerned with the maximization of shareholders wealth by doing R&D activities. देखो, इतनी महाभारत तो आप बुक में से भी पढ़ लेते. ये सब का जो शॉर्ट मतलब है मैं सीधा सा वो बताती हूँ आप लोगों को कि जो पहला स्टेप है हमारे पास दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे गाइस, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि फंड्स को एक्वायर करके आपको करना क्या है, तब तक आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना पैसा इकट्ठा करें. पहले तो आप अपनी नीड को डिटरमाइन करोगे ना कि पैसों की ज़रूरत है क्यों. जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि पैसों का लेकर उनको इकट्ठा करके पैसों को मुझे करना क्या है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा, तो उन पैसों को इकट्ठा करके आप करोगे क्या, ठीक है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसे आप इकट्ठा करने का सोच रहे हो, जिन्हें प्रोक्योर करने का सोच रहे हो, उन पैसों को प्रोक्योर करके आपने करना क्या है, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का वो यही है कि सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है टुवर्ड्स द प्रोक्योरमेंट, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव जो है मेनली यहाँ पर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं, और वो क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो आएंगे जो शॉर्ट पीरियड में आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. वो क्यों होगी, ऑब्वियसली कि ताकि प्रॉपर लिक्विडिटी रहे फंड्स की, वर्किंग कैपिटल अच्छे से हो उसको मैनेज करने के लिए, राइट, कि आपके मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस हो जाएं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को आप मीटअप कर पाओ. और लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किस पर्पज़ के लिए हो कि ताकि आप R&D एक्टिविटीज़ कर सको, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो भी आपको एसेट्स को एक्वायर करना है या मेंटेन करना है, उन सब पे जो एक्सपेंडिचर होगा उन सब के लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट. तो इस तरह से पहले आपको अपने सबसे पहले फ़ंड्स को एक्वायर करने से पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि फ़ंड्स को जो एक्वायर करोगे उनको किस पर्पस में यूटिलाइज़ करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है. तो फर्स्ट वन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़. फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो है हमारा कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है. बट टॉप मैनेजमेंट कोई अपना इंडिविजुअली नहीं बना देता, वो फंड हमारा जो मैनेजर होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो फ्रेम करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को. फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के पीछे जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि एक जो है क्या मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए हर किसी को, जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा उन सभी को गाइड करने के लिए
फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है, ताकि आगे जो भी काम किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, एलोकेशन किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा, जो भी आगे प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, उस प्रोसेस में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो स्मूथली रन हो सके, उन ताकि एक क्लैरिटी जो है उन्हें मिल सके, इसीलिए पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है। पॉलिसीज़ किस तरह की फ्रेम होंगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जब डिसाइड किया जाएगा उसके रिगार्डिंग पॉलिसी क्या रहेगी, कैपिटल बजटिंग में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, इन सब के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कंपनी जो है क्या करेगी, पॉलिसी फ्रेम कर देगी। जैसे कि ये पॉलिसी हो सकती है कंपनी की कि अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर जब डिटरमाइन किया जाएगा तो जो इक्विटी सोर्स जो है उसका टोटल एलोकेशन आप मोर देन 30% नहीं रख सकते, कि 30% से ज़्यादा आप इक्विटी सोर्स से फंड्स को एक्वायर नहीं कर सकते, ये कंपनी का पॉलिसी हो सकता है। तो जब कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगी तो उसे वो चीज़ पॉलिसी कंपनी की ध्यान में रखनी है कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी है कि हमें मोर देन 30% जो है टोटल फंड्स जितने हमें रिक्वायरमेंट है उनका 30% से ज़्यादा हम इक्विटी सोर्स से एक्वायर नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये अमंग द जो हमारे पर्सनल्स इन्वॉल्व रहेंगे इस प्रोसेस में उनके लिए एक क्लैरिटी जो है बिल्डअप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है वो क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसीजर्स। पॉलिसीज़ फ्रेम करने के बाद प्रोसीजर्स जो हैं और ज़्यादा एक मतलब डीप हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक आउटलाइन क्रिएट कर देंगे फॉर द एम्प्लॉयज़ कि यहाँ पर सब ऑर्डिनेट्स को जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम करेंगे उनके लिए और ज़्यादा क्लियर पिक्चर फॉर्मुलेट करने के लिए प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। प्रोसीजर्स में क्या करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करेंगे, और प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि क्लैरिटी हमें लेकर आनी है अमंग द फ्रंटलाइन वर्कर्स, अमंग द सबऑर्डिनेट्स, कि उन्हें पता हो कि उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उन्हें क्या करना है। हम उनके लिए एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है सेटअप कर देते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वर्क फ्रॉम यू गाइस, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है तो आपकी परफॉर्मेंस भी इस एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट करनी चाहिए, और बाद में हम उनकी परफॉर्मेंस को हमने जो क्राइटेरिया सेटअप किया था उसके अगेंस्ट मेजर करेंगे। ठीक है, तो उस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेटअप करना, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, वो सब प्रोसीजर्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है वो है प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये लास्ट स्टेप रहता है, क्योंकि जो भी ऊपर तीन चीज़ें आपने डिस्कस की, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, उन तीनों में आपको विथ टाइम चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक मार्केट में ऑपरेट करेंगे और मार्केट कभी भी जो है स्टेबल नहीं रहता, कंसिस्टेंट नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस वो अप एंड डाउन करेगा। तो जैसे जैसे डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है तो हमें अपना जो डिसीजंस होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वो सब उस अकॉर्डिंग लेने होंगे, हमें अपनी पॉलिसीज़ उस अकॉर्डिंग फ्रेम करनी होंगी। जब रिसेशन का पीरियड आएगा तो हमें पॉलिसीज़ कुछ अलग तरीके से फ्रेम करनी होंगी। ठीक है, तो हमें एक जो स्कोप है फ्लैक्सिबिलिटी का वो हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लान में रखना है, सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस द चेंजेस एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप सो क्लैरिटी मिला होगा। अगर यूजफुल लगा है, थोड़ा सा भी पिक्चर माइंड में क्लियर हुआ है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो।